स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर अप्लाइड मैथ्स 1 का है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। अभी 6 महीने पहले ही आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा गया था और इस क्वेश्चन पेपर को हम आपके जो जिन स्टूडेंट्स, क्योंकि समर में अप्लाइड मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है लेकिन बैक वालों का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से गौर से देखेंगे, समझेंगे तो आपको आने वाले बैक पेपर एग्जाम के लिए काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है 82C81, ठीक है। 82C81, सी मतलब कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पी ये आपने NPR और NCR पढ़ा होगा। NCR को स्टूडेंट NCN-R भी लिख सकते हैं। देखिए, जब ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको एक शॉर्ट करने का तरीका है कि NCR को आप लिख सकते हैं NCN-R। तो आप इसको भी तो लिख सकते हैं, N की जगह पे 82 है, R की जगह पे 81 है, तो इसको आप 82C 82 लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN-R होता है, तो N-R कर दिया हमने, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 82C1, 82 में से 81 और 82C1 बराबर क्या हो, देखिए NC1 इज इक्वल टू क्या होता है, NC1 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट N, ठीक है स्टूडेंट। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R, ठीक है। अगर इसकी जगह अब हम केवल इसको करें, NC1 को करें सॉल्व, तो कैसे करेंगे, हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R की जगह 1 है और फैक्टोरियल N-R मतलब N-1, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है और फैक्टोरियल N को N इंटू N-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और वो नीचे वाले से कट जाएगा और बचेगा क्या, N बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट भी याद रखना है आपको कि NC1 की वैल्यू N होती है और 2C1 की वैल्यू 2 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 5C1 की वैल्यू 5 होती है, तो NC1 की वैल्यू N होती है, तो 82C1 की वैल्यू 82 होती है, आंसर। बस, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बैक वाले स्टूडेंट हैं आप, आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो फिर यह है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको डिटेल में देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, इतना हो सकता है बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2 की पावर -5 में टोटल, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे इसका, तो कितने पद होंगे। तो स्टूडेंट, जब भी पावर माइनस में हो ना, जब भी पावर माइनस में हो तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, अनंत। आंसर यहाँ पे आपका अनंत होगा। और अगर यहाँ पे ये होता कि a-2 की पावर 5 होता तो नंबर ऑफ टर्म, अगर इसको प्रसार करते तो पदों की संख्या कितनी होती, तो जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा होती है, 5 और 1 6, 6 टर्म होते, 6 टर्म होते। अगर पावर 5 है तो 6 टर्म, पावर 7 है तो 8 टर्म, पावर 10 है तो टोटल टर्म कितने होंगे, 11 होंगे, एक ज्यादा होता है। लेकिन तब जब ये पॉजिटिव हो, अगर ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो उसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। पावर नेगेटिव होगी चाहे कुछ भी हो, -10 हो, -5 हो, -100 हो, कुछ भी हो, तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और अगर पॉजिटिव पावर है तो 1 बढ़ा देना बस, ठीक है। तो ऐसा ही इसको करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी डिटेल लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का है, वहां पे डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, आपके पास 2 सेट दे रखे हैं ए और बी। सेट ए है आपका 2 3 7 5 8, 2 3 7 5 8, ठीक है जी। एंड बी है आपका 8 3 9 1, 8 3 9
1। ठीक है, आपको b माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? b माइनस ए निकालना है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू बी में से a घटाओ। हाँ, तो चलो भैया ऐसा कर सकते हैं, आप b लिखो पहले 8, 3, 9, 1 और माइनस फिर a लिखो 2, 3, 7, 5, 8। अब इज इक्वल टू क्या होगा? b माइनस ए का मतलब होता है b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। b माइनस ए का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे इसको। b माइनस ए का मतलब होता है b के वह एलिमेंट जो a में नहीं है। याद रखेंगे इसको। हाँ, और अगर a माइनस बी हो तो वही सेम a की जगह b कर दो कि a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है। अगर a माइनस बी पूछा जाता है और b माइनस ए पूछा गया यहाँ पे, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है वही b माइनस ए है। बस याद रखना है इसको। तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है? 8 तो है वो a में, 3 भी a में है, 9 a में नहीं है, 9 लिख दो। 1 a में नहीं, 1 लिख दो। आंसर आ गया, खत्म बात। b के कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं, उनको लिख दो यहाँ पे। तो 9 और 1 a में नहीं है, b का 9 और 1 a में नहीं है, तो आंसर आ गया। अगर यहाँ पे a माइनस बी पूछा जाता तो क्या होता भैया बताइए? कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है? 2 b में नहीं है, लिख दो। 3 b में है, उसको नहीं लिखेंगे। 7 b में है, नहीं है, उसको लिख दो। 5 b में नहीं है, उसको भी लिख दो। 8 b में है, तो बस जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं, तो a माइनस बी लिखना है तो ये आंसर आएगा, b माइनस ए लिखना है तो ये आंसर आएगा। ठीक है, खत्म बात। ठीक है ना। और ये वेन डायग्राम से करना हो, वेन डायग्राम से भी आता है स्टूडेंट। हाँ, वेन डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक 10 मार्क्स का भी आता है, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी में अगर भरना हो, ए और बी में एलिमेंट भरने हो, तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट को भरते हैं जो कॉमन है, जो दोनों में है। 3 और 8, 3 और 8 दोनों में है, तो 3 और 8 ये कॉमन एरिया ये है। 3 और 8 ये ए में भी पढ़ रहा है और बी में भी पढ़ रहा है, बी में भी पढ़ रहा है, ए में भी पढ़ रहा है। 3 और 8 कॉमन एरिया में आ गए। ठीक है, अब ए को पूरा करो। 3 और 8 के अलावा और क्या है ए में, वो उनको यहां रखो। 2 है, 3 आ चुका है, 7 है, 5 है और 8 आ चुका है। ठीक है, अब बी को भरो, बी को इधर भरेंगे। 3 8 आ चुका है, 3 भी आ चुका है। ठीक है, ये बी में आ रहा है ना, 9 है और 1 है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, इसको कॉमन एरिया को छोड़ करके ये होता है a माइनस बी, और जो ये वाला पोर्शन है कॉमन एरिया को छोड़ के उसको वो होता है b माइनस ए, और जो ये वाला पोर्शन है वो होता है a इंटरसेक्शन b। तो b माइनस ए 9 और 1 होगा, 9 और 1 होगा। ठीक है, a माइनस बी 2 7 5, 2 7 5। ठीक है, a इंटरसेक्शन भी 3 और 8। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके 10 मार्क्स का और 6 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्लेलिस्ट में जाके समूचे सिद्धांत सेट थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे सेट थ्योरी के डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बना रखे हैं सीरियल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, आयोटा की पावर 74 का मान निकालना है जी। भाई क्या होगा जी? हैं, तो देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जब भी आयोटा की पावर कुछ होगा, नेगेटिव होगा तब तो नीचे ले जाना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं है, सिंपल 74। आयोटा की पावर कुछ भी हो, अगर उसका मान निकालना हो तो पहले उससे 4 से डिवाइड कर लो। बस क्या कर लो, 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 74 पावर है, उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पे 4 एकम 4 और 3 बचा 34। ठीक है, 4 7 8 4 8 32, 4 8 32। ठीक है, बचा क्या, शेष बचा 2। ठीक है, तो जो शेष बचता है वही उसी पावर के इक्वल ये होता है आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 74 का मान होगा आयोटा की पावर 2 के, जो शेष बचता है उसकी पावर के बराबर इसका मान होता है। कुल मिल खत्म बात। ठीक है, वो क्यों होता है अब उसमें डिटेल में हम बता चुके हैं, क्योंकि 70 देखो ना भैया, 74 को आप लिख सकते हैं 4 × 18 + 2, 4 × 18 + 2।
और जो आयोटा की पावर 4 होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो जाता है, तो बचेगा केवल आयोटा की पावर 2। ठीक है, इस टाइप से ये होता है। तो कुल मिला के मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं, जो भी आयोटा की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव। आयोटा की पावर कुछ भी हो, उसको नेगेटिव होगा तो पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे, मान लीजिए नेगेटिव है तो नीचे ले जाओ, नीचे ले जाने पॉजिटिव हो जाता है। तो अब पहले आयोटा की पावर पॉजिटिव करनी, आयोटा की पावर यहाँ पॉजिटिव है 74। जो भी आयोटा की पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वही उसके बराबर होता है। आयोटा की पावर 74 बराबर होगा आयोटा की पावर रिमाइंडर, बस। तो रिमाइंडर कुछ भी आए। अब आपको आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 का मान क्या होता है बताइए। देखिए, अब इसमें हमें 4 वैल्यू, आयोटा का मान, आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा क्यूब का मान और आयोटा की पावर 4 का मान, ये 4 मान आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा ये, और तब उसके बड़ा आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, मान इन्हीं में से आएगा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर √-1 इंटू √-1, तो -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। तो ये 4 मान याद रखने पड़ेंगे आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं वैसे, लेकिन डिटेल लेक्चर पढ़ते कहाँ हैं आप लोग, समस्या ये है ना आपके साथ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 लिख दिया, ये याद होनी चाहिए आपको। तो बस आयोटा स्क्वायर, जो भी 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करें ना तो बस इसी में से आएगा। अगर 0 आया रिमाइंडर, तो आयोटा की पावर तब 1 हो जाएगा, है ना। 1 आया तो √-1 हो जाएगा, 2 आया तो -1 हो जाएगा, 3 आया तो -आयोटा हो जाएगा, खत्म बात, है ना। तो आयोटा की पावर 74 बराबर आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 -1 होता है आंसर। सॉरी, -2 नहीं, -1 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2, -3, 1, 4। इसको डिटरमिनेंट है, बस ये क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाया था स्टूडेंट एक्चुअली, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छे से, कईयों ने ठीक किया, कईयों ने गड़बड़ भी करी है। क्वेश्चन पेपर अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, जिससे कि ना टफ बने ना ज़्यादा इजी बने, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं बच्चे, समस्या ही है। तो ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट आपको पता है कि लेफ्ट के टॉप से इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर बीच में माइनस, लेफ्ट के बॉटम से इधर मल्टीप्लाई किया जाता है, बस ये है। 2/2 का डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर माइनस, फिर 1 का मल्टीप्लाई -3 से, बस। 4 दूना 8, माइनस, -3 और -3 और 1, -3, -1 इंटू -3, -3, और -3 और माइनस पहले से तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 और 3 11, आंसर आ जाएगा, खत्म बात, ठीक। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आती है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 495 डिग्री, 495 डिग्री 10 में 495 डिग्री का मान निकालिए, है ना। तो कैसे करेंगे बताइए। इसको आप 360 प्लस के फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी डिटेल लेक्चर बना रखे हैं स्टूडेंट, बता रहा हूं मैं आपकी जानकारी के। जिसको पढ़ना है वो डिटेल में जाके देख सकता है, सीरियल से देख सकता है, एक एक क्रम से देख सकता है, ठीक है। बार बार बोलता हूं, लेकिन पढ़ते नहीं आप लोग। अब एग्जाम के टाइम में तो समय नहीं रहता है पढ़ने का, लेकिन भाई जब आप सेमेस्टर शुरू होता है तब सीरियल से लेक्चर पढ़ा करो ना। आपको फ्री में आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको। पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं, पढ़ते नहीं, हम क्या कर सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ भी लेते हैं। तो 10 495, तो 10 495 को ब्रेक करो, 360 प्लस और कितना जोड़े, 360 के बाद 440, है ना। मतलब 360 के बाद 40 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, और 40 और 95 कितना होता है
135, तो 360 प्लस 135 हो गया। अब इज इक्वल टू टेन 360 माइनस प्लस थीटा, आपको पता होना चाहिए टेन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ही होता है। 360 पे नो चेंज। भाई अब आपको ये भी नहीं पता चेंज नो चेंज क्या होता है भाई, 360 में चेंज, तो इसलिए डिटेल लेक्चर देख लीजिए आप। 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। 360 पे नो चेंज इसलिए टेन थीटा, नेगेटिव पे पॉजिटिव देखना पड़ता है, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, खत्म बात। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसलिए टेन 360 प्लस 135 टेन 135 हो जाएगा, टेन 135 हो जाएगा। और टेन 135 को आप लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 45, लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको अब पता है फिर से कि टेन 90 प्लस थीटा बराबर थीटा 90 पे चेंज होता है, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसलिए टेन 90 प्लस 45 माइनस कॉट 45 होगा। और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, अभी ये भी आपको पता होना चाहिए, माइनस आगे है और टेन कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसको z मान लो, z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मापांक निकालना है। तो z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा दे रखा है, तो मापांक को स्टूडेंट मॉड z से डिनोट करते हैं, मॉड z। ठीक है, जैसे ही अगर आपके पास z इक्वल टू a + आयोटा b दे रखा है, तो इसका मापांक निकालना हो तो दो डंडे लगाए जाते हैं, तो मापांक मॉड z मतलब मापांक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मापांक इज इक्वल टू होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे a है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होता है b का स्क्वायर। ठीक है, तो जब z इक्वल टू a + आयोटा b दे रखा है, तो उसका मापांक निकालना हो तो अंडर रूट a² + b² होता है। और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना हो, संयुग्मी, उसको z बार से डिनोट करते हैं, ऊपर बार लगाए, इज इक्वल टू आयोटा के सामने का चिन्ह बदल दिया जाता है बस, a - आयोटा b। तो जब मापांक निकालना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और जब कॉन्जुगेट निकालना हो तो आयोटा के सामने का चिन्ह बदल देना है बस। ठीक है जी। तो यहाँ पे केवल मापांक पूछा गया है, तो मापांक मॉड z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 2 है इधर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ क्या है प्लस का 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 आपका आंसर आ जाएगा। ये है मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है f(x), इफ f(x) इज इक्वल टू 2x² - 3x + 5, देन f - 2 इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है जी, आपके पास f(x) ये दे रखा है, तो f - 2 की f(x) की वैल्यू दे रखी है, लेकिन f - 2 की वैल्यू निकालनी है। भाई सिंपल सी बात है, जब f(x) बराबर दिस है तो f - 2 बराबर क्या होगा? तो जब लेफ्ट साइड में x की जगह पे क्या रख दिया आपने, -2 रख दिया, तो राइट साइड में भी x की जगह -2 रख दो और एज इट इज रहने दो, 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे -2 और स्क्वायर भी एज इट इज, फिर माइनस, फिर 3 इंटू x की जगह -2, फिर प्लस, फिर 5, x की जगह -2 रखना और कुछ नहीं करना, क्योंकि f - 2 की वैल्यू निकाली। अगर f1 बोला जाता तो x की जगह 1 रखना था, बस फंक्शन है। फंक्शन के भी डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी बना रखे। तो ये हो गया 2 बाहर और अंदर इंटू में -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 हो गया माइनस, हाँ चलिए इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, क्या है -3 और -2 का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूना 6, प्लस का 6 प्लस का 5, ठीक है जी, ये हो जाएगा 2 4 दूने 8, 8 प्लस 6 प्लस 5 हो जाएगा 8 और 6 14, 14 14 और 5 कितना होता भाई 19 होता है ना आंसर।
बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक छन, ठीक छन भाई, ठीक छन, ठीक छन भाई, ठीक छन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और पॉइंट दे रखा है 2, -3, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कर्व है और इसके किसी एक पॉइंट P दे रखा है 2, -3, और ये कर्व की इक्वेशन ये है, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। क्या करो? ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करो, स्पर्श रेखा, है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस, इसका स्लोप है, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर जो हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ करी है, इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है ये ड्रॉ करी है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप m होता है, m से डिनोट करते हैं, और m बराबर होता है स्लोप dy/dx एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। x1 की जगह 2 है, y1 की जगह -3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्लोप चाहिए तो dy/dx निकालना है, क्योंकि स्लोप m से डिनोट करते हैं हम, है ना। स्लोप m इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट x1, y1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 2x का x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट कौन सा 2, -3 इज इक्वल टू जो dy/dx निकला हुआ है उसमें x की जगह 2 रख दो और y की जगह -3 रख दो, तो 2x प्लस 3, y तो है नहीं इसमें, तो -3 तो नहीं रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस 2, 4 2 6, 6 आपका आंसर आ जाएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास sin x की वैल्यू दे रखी है, sin x इज इक्वल टू 3/5, तो आपको निकालना है cos x की वैल्यू, ठीक है, cos x की वैल्यू। तो स्टूडेंट cos x की वैल्यू एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, cos x क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय से भी हो जाएगा ये, लंब बटे कर्ण वगैरह वगैरह, या सिंपल है कि भाई आपको पता है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है कि नहीं होता ना, ये आपको याद रहना चाहिए ना। साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कॉस एक्स बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर हटता है तो इधर रूट लगता है, प्लस माइनस भी लगता है, रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की जगह 3/5 रख दो, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 9/5 5 25 इज इक्वल टू √25 से कम 25 में से 9 गए 16/25, 16/25 मतलब 4/5, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है था तो ये भी प्लस ही रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा cos x की वैल्यू 4/5 आ गई, क्या आ गई, 4/5 आ गई आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के डेटा लेक्चर हमने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, cos स्क्वायर तो सिंपल है भाई, है ना, किसका डिफरेंशिएशन d/dx cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब स्क्वायर होता है तो 2 आगे आ जाता है, क्यूब होता है 3 आगे आ जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर का मतलब cos x, तो cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x इनटू फिर cos x का फिर से डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x और आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और आ जाएगा, ठीक है जी, और माइनस आगे आ जाएगा तो -2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा,
और -2 sin x cos x को sin 2x बोलते हैं, sin 2x का फॉर्मूला है ना, तो -sin 2x आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन बचता है सेक्शन ए का, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 में से आपको 10 करने होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 आपने बिल्कुल सही कर दिया तो 20 मार्क्स उसी से आ जाएंगे, तो पासिंग मार्क्स आसानी से आपको मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो इसमें है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, तो इसको सीधे याद रखना है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला हम बहुत बार रटा चुके हैं आपसे, है ना, बहुत बार रटा चुके हैं, हर बार, लेकिन आप भूल जाते हैं, अलग बात है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x इक्वल टू 1 होता है, याद रख लो 1 होता है, 1 लिख दो आंसर आ जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन बी हम इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि सेक्शन बी भी लेके आओ, सेक्शन सी भी लेके आओ, तो कमेंट जरूर करिएगा। हमें लगेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, तो फिर हम सॉल्व करके पूरा दे देंगे, है ना। तो अभी सेक्शन ए दे रहे हैं, तो जैसे ही ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उस प्रकार हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस बार पास हो जाना भाई, हाँ, बैक क्लियर करना इस बार। ठीक है, कब तक करते रहोगे ऐसा, है ना। ओके, थैंक यू।